मॉर्निंग बेटा जी। आज अपन देखिए, कल की लास्ट क्लास में अपना चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया। आपने उसके क्वेश्चन आंसर कर लिया होंगे और जो काम आपको दिया था उसके अलावा वो भी आपने पूरा कर लिया होगा। अब अपन बात करें बेटा जी चैप्टर नंबर 11 की, वायुमंडल में जल। ठीक है, तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हवा में जलवाष्प मौजूद होती है, यानी हवा के अंदर जो नमी होती है उसे अपन जलवाष्प कहते हैं। इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। या तो सबसे पहले अपन बात करें गैसीय अवस्था, ठीक है। दूसरा तरल अवस्था, पानी के रूप में या भाप के रूप में होता है। गैसीय अवस्था भाप के रूप में होती है, तरल अवस्था पानी के रूप में या जल के रूप में होता है। ठोस अवस्था ये होती है बेटा जी बर्फ के रूप में, भले वो ओले हो या हिमपात हो, ठीक है। तो जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में गैस, द्रव और ठोस के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से बाष्पीकरण तथा पौधों से बाष्पोत्सर्जन। देखिए, जलाशयों से जो पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है उसे बाष्पीकरण कहते हैं कि जो पानी गर्म होता है उसमें से भाप निकलती है और वो उड़ता है। बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है, पेड़ जमीन से पेड़ों की जड़ें पानी सोखती हैं, वो पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचता है। फिर पेड़ों की पत्तियों सूरज से के साथ में जो उनकी प्रक्रिया होती है जिसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पानी भाप बन के बाहर निकलता है जिसे बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उसके द्वारा वो पानी वायुमंडल में पहुंचता है। तो ये दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा धरातल से वायुमंडल में पहुंचता है, जल वायुमंडल में पहुंचता है। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से बाष्पीकरण तथा पौधों से बाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। इस प्रकार वायुमंडल महासागर तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षा की प्रक्रिया के द्वारा होता रहता है। धरातल से 2 प्रक्रिया होती है, बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन। वायुमंडल में 2 प्रक्रिया होती है, संघनन और वर्षा। हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। वास्तव में जितनी जल की मात्रा वायुमंडल में है वो निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है, फिर कह रहा हूं निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। यदि हवा की प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता तो ये हवा द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर करती है। कैसे? हवा जितनी ज्यादा गर्म होगी उतना ज्यादा जल इकट्ठा ग्रहण कर पाएगी और जितनी ठंडी होगी उतना ही कम हो पाएगा। कारण क्या, पहले से ही वो ठंडी है, जलवाष्प की मात्रा और जाने से और ठंडी हो जाएगी और बरस जाएगी। तो हवा द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर करती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। तो दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। महासागरों के ऊपर अधिक इसलिए होती है क्योंकि वहां पर पानी बड़ी मात्रा में बाष्पीकृत होता है, क्योंकि चारों तरफ पानी है। धरातल पर कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी होती है और कुछ क्षेत्रों में पानी पाया जाता है, इसलिए आर्द्रता अलग अलग होती है। एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह भरी हुई हवा यानी पूरी हवा को संतृप्त कहा जाता है। यानी पूरी तरीके से हवा की जितनी क्षमता है उतना अगर उसने पानी जलवाष्प को ग्रहण कर लिया है तो संतृप्त हवा कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप एक बार में 4 चपाती खाते हो और आपने 4 चपाती खा ली, अब आपकी और नहीं खाई जा सकती, तो वो आपकी अवस्था क्या, संतृप्त अवस्था। जितनी आपको आवश्यकता थी वो पूरी हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। हवा के दिए गए प्रतिदर्श में जिस तापमान पर संतृप्त आती है उसे ओसांक कहते हैं। यानी जिस तापमान पर या जिस अवस्था में हवा तृप्त हो जाती है वो और ग्रहण नहीं कर पाती,
उसे उसका औशांत बिंदु कहते हैं या औशांत अवस्था कहते हैं। सॉरी। अब अपन बात करेंगे कि बाष्पीकरण और संघनन। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाष्पीकरण और संघनन। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बाष्पीकरण तथा संघनन की क्रियाएं प्राय घटती बढ़ती रहती है। बाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव अवस्था से गैस की अवस्था में परिवर्तित होता है। धरातल पर जब महासागरों में जो जल है तापमान की वजह से गर्म होता है, गर्म होकर उसमें से भाप निकलती है, तो जल जो तरल अवस्था में था किसमें परिवर्तित हो गया? गैसीय अवस्था। और बाष्पीकरण का मुख्य कारण क्या है? तापमान या ताप। जिस तापमान पर जल बाष्पीकृत होना शुरू होती है उसे बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या? जिस तापमान पर जल बाष्पीकृत होना शुरू होता है यानी पानी भाप बनना शुरू होता है, उस अवस्था को अपन बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दिए गए हवा के अंत में जल को अवशोषित कर और धारण करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। हवा में तापमान जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, भाप को धारण करने की हवा की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। तो हवा में नमी को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता होती है। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी ज्यादा तीव्र होगी, बाष्पीकरण भी उतना ही ज्यादा तीव्र होगा। कारण क्या है? हवा संतृप्त हुई, हवा की स्पीड ने उसको आगे खिसका दिया, दूसरी हवा आ गई, वो संतृप्त हुई, तीसरी हवा आ गई। इस तरीके से लगातार हवा आगे बढ़ती जाती है और पीछे वाली हवा आगे आती जाती है और संतृप्त अवस्था में पहुंचकर आगे बढ़ती चली जाती है। जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। जल वाष्प का जल के रूप में बदलना यानी जो भाप थी वो वापस से जल में परिवर्तित होती है, उसको अपन क्या कहेंगे? संघनन। इसमें ऊष्मा का ह्रास होता है यानी जो ताप है उसकी कमी होती है। सॉरी। तो ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। जब हवा आर्द्र ठंडी होती है तो उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। कारण क्या है? ठंडी हवा होगी तो बेटा जी जो भाप है वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होकर भाप क्या बनेगी? पानी। और पानी को हवा अपने साथ रोक नहीं पाती, इसलिए वर्षा के रूप में गिर जाता है पानी, तो समाप्त हो जाती है। तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में सम्मिलित हो जाती है और यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होती है, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है और तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्र कहा जाता है। हवा में जो धुएं के, राख के, मिट्टी के, कार्बन के छोटे छोटे कण, इनके चारों तरफ हवा इकट्ठी होती है और उन कणों को अपन संघनन के केंद्र कहते हैं। जब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्र कहा जाता है, खासकर धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं क्योंकि ये पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है और उस समय भी हो सकता है जब तापमान औशान के नजदीक हो। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब और आर्द्रता से प्रभावित होता है। और संघनन जब होता है, संघनन की कुछ कंडीशंस है। वायु का आयतन नियत हो यानी फिक्स हो, वायु का जो आयतन है वो फिक्स हो एवं तापमान औशान तक गिर जाए, तापमान 0 डिग्री तक गिर जाए। वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए। बाष्पीकरण द्वारा वायु में अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए और भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था होती है। हवा का तापमान कम होता है, बस अपने आप औशान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संघनन के बाद वायुमंडल में जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित रूप में परिवर्तित होती है। ओस, कोहरा, इसको आप लोग जानते हैं। फिर अपन बात करें तुषार कहते हैं बेटा जी काला पानी, जब पानी हवा के रूप में पानी बर्फ के रूप में जम जाता है, उसे अपन तुषार कहते हैं, तुषार पानी। एवं बादल,
स्थिति एवं तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संघनन तब होता है जब ओसांक जमाव बिंदु से नीचे होता है तथा तब भी समय में जब ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो, यानी दोनों कंडीशन में संघनन की प्रक्रिया होती है, या तो ओसांक 0 डिग्री से ऊपर हो या ओसांक जब संघनन 0 डिग्री से नीचे हो या 0 डिग्री से ऊपर हो, दोनों कंडीशन में ये प्रक्रिया होती है।